सबसे पहले गुड इवनिंग सबको। गुड ठीक है, तो आज हमारा है लेस्टॉक का कोड नंबर 39। ठीक है, लेस्टॉक एक ऐसी सेशंस हैं जिसमें हम जैसे ही लोग, आप जैसे ही लोग सेशंस में आते हैं और आपको नियर बाय तरीके से, आसान तरीके से बताते हैं कि क्या बनना है, कैसे बनना है और आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोलो क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगा और आप लोग भी क्लैप करके बुलाओ स्तुति दीदी को थोड़ा सा साइड से। तो मैं हल्का सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, है ना। तो पहले तो स्तुति दी को आप सब लोग थैंक यू बोलो, ने अपना टाइम निकाला, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड टर्म में जाऊँ। स्तुति कहीं ना कहीं मेरी स्कूल की जूनियर भी है, मेरे फ्रेंड की छोटी बहन भी है और आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग एक बैकग्राउंड से आते हैं। उसके बाद फिर हमें पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, उनको निकालने। ऐसे मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, आप लोगों ने सुना है, क्या नाम होता है एग्ज़ाम का? नीट को फर्स्ट ईयर में क्रैक करना, साथ में बोर्ड्स में परसेंटेज लाना, ये सबके लिए टास्क होता है। लोगों ने ऐसा सुना होता है, अरे ऐसा तो होता ही नहीं, हमारे 70% आ जाए, नीट में स्कोर आ जाए, हमारा चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने घर को भी मैनेज कर रहे हो, अपना मेडिकल का जो भी आपका एग्ज़ाम है वो भी मैनेज कर रहे हो, साथ में आपका CBSE का जो भी एस्पिरेंट्स वो भी मैनेज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आज वो दीदी वहीं बताएंगी आपको, ठीक है। दीदी का CBSE का स्कोर है 93% मिसल स्कूल से एंड 518 दीदी की मार्क्स है, स्कोरिंग मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स और रैंक है 33,000। और सबसे बढ़िया बात, अभी इस दीदी को सागर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है। चलो फिर क्लैप करते हैं, हैंड ओवर करते हैं दीदी को। रिलैक्स हो गए, कोई ऐसा नहीं है, अपने ही बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम स्तुति सिंगल। और सबसे पहले थैंक यू शिवांग सर कि मुझे यहाँ पे बुलाया सर ने। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे सब 9th इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, क्योंकि लॉकडाउन था 9th में। 9th तो ऐसी पढ़ ली कि ठीक है कि एग्ज़ाम्स हो जाएं स्कूल से। फिर धीरे धीरे 10th आया। 10th में मैंने ज्वाइन किया था आकाश। वो भी मैंने ऐसी एनथे का पेपर दिया मज़े मज़े में कि चलो दे देते हैं। फिर उसके बाद उसमें भी ठीक है, ठीक ठाक थोड़ी स्कॉलरशिप मिल रही थी और हम लोग ऐसी विज़िट करे आए, तो उन्होंने हमें फोर्स किया कि आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, अपन ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर वहाँ से आके पता चला कि हाँ, पढ़ाई कुछ है, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट। और फिर कंपटीशन देखा, अपने आसपास वाले बच्चे देखे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और फिर वहाँ पे एक तरह से अलग ही लेवल की पढ़ाई चल रही थी 10th क्लास की, जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। क्योंकि अपन 9th में ऑलमोस्ट क्या था कि लॉकडाउन था, तो सिर्फ NCERT पढ़ रहे थे कि मतलब रीड कर लिया, अपना एग्ज़ाम दे दिया, काम ख़त्म। उसके आगे अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं था। फिर वहाँ पे आके थोड़ी हाई लेवल पढ़ाया उन्हें 10th के भी। और मेरे को बहुत सी चीज़ें 9th की ऐसी थी जो मुझे क्लियर नहीं थी, जैसे कि मोशन, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के लॉ, वो सब मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था। वो सब मैंने आके जब 10th में एप्लीकेशंस आई उनकी, आया सब कुछ, तब मैंने फिर वो 10th में जाके 9th की पढ़ाई करी थी। वो भी मैंने अपने थोड़ी टीचर्स की हेल्प ली थी उससे, फिर या खुद बुक्स रीडिंग्स की थी, या फिर यूट्यूब से पढ़ा था। फिर 10th मेरा ठीक ठाक चला गया था। मेरे 10th में भी आए थे 95% CBSE से। फिर उसके बाद आई मैं 12th में। 10th में यहाँ तक था कि मैं मैथ्स ज़्यादा अच्छे से करती थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बायो लूँगी। फिर एक दिन ऐसा, मतलब शुरू से सोचा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, पर मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स की साइड। पर 10th लास्ट में फिर सोचा कि अगर जब बनना डॉक्टर था तो फिर बायो लेना ही ज़्यादा सही रहता है। और फिर वहाँ पे जाके जो मेरे एक मैथ्स के टीचर थे जो मेरे को 10th में पढ़ाते थे, वो तक शौक थे कि जब मैं बायो ले रही थी। और जब मैंने बायो लिया तो आधा तो मुझे स्टार्टिंग में सारा सर के ऊपर से जा रहा था कि क्या मुझे पढ़ना है, नहीं आ रहा समझ। जैसे सबसे पहला टेस्ट हुआ था मेरा PT, वो होता था 240 मार्क्स का। आकाश से किया है मैंने, उसमें 240 मार्क्स का होता था। उसमें मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे, मेरे आए थे लिटरली 85 नंबर आए थे 240 में से। सबसे पहला टेस्ट था मेरा। उस तब के बाद जो मेरा ब्रेकडाउन हुआ कि अब तुम और बाकी बच्चों के किसी के 240, इतने सारे बच्चे थे, जैसे लिस्ट आती है तो उसमें कम से कम 20 बच्चे होंगे जिनके 240 आउट ऑफ 240 थे, और मैं 85, मतलब मेरी सेंटर रैंक की 200-300 में थी। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन अपनी साइड था कि बच्चे पढ़ने वाले थे नहीं थे। तो मुझे लगा कि अब पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, ये किया। फिर एक टेस्ट आया 720 वाला,
उसमें भी मेरे अच्छे नहीं आए थे, सबसे मतलब ठीक ठीक आए थे मेरे, 595 आए थे मेरे, तो 720 का टेस्ट था। और जो बच्चे थे जो हाईएस्ट आए थे मेरी कोचिंग से 690। फिर देख के मुझे लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा पढ़ने से, क्योंकि आगे अपने आगे के बच्चे भी अच्छा ही पढ़ रहे हैं। और आधी चीज़ें तो 11th का जो बेस रहता है 9th से, पूरा 11th जो आएगा वो 9th से रिलेटेड रहेगा। जैसे मोशन है वो पूरा 12th 11th में आके पूरा ब्रीफ है, और 10th वाला पार्ट जो है वो 12th में आता है। और 9th और 11th जो है वो टफ़ रहते हैं एज़ कम्पेयर टू 10th और 12th से, बहुत टफ़। और 11th में इतनी दिक्कत आई थी कि क्योंकि 9th मेरा क्लियर नहीं था, आधी तो बेसिक्स पता ही नहीं थी मुझे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में या वेक्टर स्केलर में तक में प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग में, फिजिक्स खास करके, और केमिस्ट्री भी ऐसी। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, फिर पूरा 11th निकल गया, मतलब लास्ट तक आ गया नवंबर दिसंबर, तब तक भी मेरा 11th सही नहीं था। फिर अपना को टाइम मिला, स्कूल तो मैं जाती नहीं थी, 11th में कम जाती थी क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इसमें ध्यान देना था। तो फिर जब टाइम मिला दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 3 महीने में मैं अपनी 11th स्ट्रॉन्ग करी, क्योंकि पहले 9th का रिवाइज़ किया, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, इन सब में सबसे ज़्यादा हेल्प होती है टीचर की, कि अपन कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सबसे मेन गाइडेंस है टीचर। अपन अपने टीचर से कांटेक्ट बना के रखेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा हेल्प होगी। फिर 11th किया, 11th मेरा ठीक ठाक गया कि मेरा स्कोर चलता था 11th में 640 650, मतलब वो भी सब मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे उसमें तब। फिर 11th के लास्ट में हमारे 4 हुए थे फुल सिलेबस टेस्ट, उसमें भी मेरा स्कोर इतना गिरा ना, मतलब 480। सबसे पहले टेस्ट में आए थे जो फुल सिलेबस 11th का, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का फुल सिलेबस था। सबसे पहले टेस्ट में फुल सिलेबस में आया था मेरा 480, बहुत कम। फिर उसके 15 दिन बाद दूसरा हुआ, उसमें थोड़ा सा बड़ा मेरा, उसमें आया था 520, और एक और हुआ था फिर उसमें आया 565, और एक जो आया लास्ट 4 हुए थे तो लास्ट में आ गया मेरा 630। तो लगा हाँ थोड़ी प्रिपरेशन मेरी हुई है कि अब 11th में ही तैयार हुई है। फिर क्या हुआ कि अब मैं 12th में आई, अब सब नया नया, और फिर वही 10th वाली चीज़ें पूरी 12th में आ गई। 12th में स्टार्टिंग में तो टीचर्स ने बहुत कहा कि अपन ऐसा पढ़ेंगे कि अपनी 11th भी साथ साथ चलती जाए और 12th भी साथ साथ चलती जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया हमसे। उनने क्योंकि हमसे क्या कहा था, 11th में चैप्टर की फिजिक्स की एक शीट बनवा के रखी थी। शीट मतलब कि जैसे कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ऐसे बनवाया था उन्होंने, जैसे एक पेज है उसको 2 साइड में डिवाइड करके, एक साइड क्वेश्चंस और एक साइड उसका आंसर, मतलब या तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है और ये उसको हम लिखते थे। उन्होंने कहा था कि एक साइड को जिस साइड आंसर लिखा उसको वो ढक के, मतलब उसको चीट ना करके उसे देख क्वेश्चन पढ़ के अपने आप शीट लिखो। उन सर ने हमसे बहुत कहा था, जो मेरे फिजिक्स के टीचर थे 11th में, कि तुम शीट को कभी मत छोड़ना, पूरे 11th भले ही चाहे एक हफ्ते में या महीने में एक बार लिख लेना। वो मैंने नहीं किया था बिल्कुल। मेरी 11th में लास्ट तक, जैसे 12th ख़त्म हुई हमारी अक्टूबर में हमारा 12th का पूरा सिलेबस हो गया। फिर रिवीजन स्टार्ट हुआ नवंबर में। 1 नवंबर से हमारा एक बैच चलता है आकाश में, उनने वो शुरू किया। फिर शुरू में जब 11th के टेस्ट शुरू हुए, फिर वही स्कोर इतना अच्छा आ रहा था, 12th तक एंड तक 680 तक पहुंच गया था मेरा स्कोर। पर जो ड्रॉप हुआ स्कोर 680 से सीधा 500 या 550 पे आ गया 11th जब आया। फिर वही प्रॉब्लम, फिर शुरू से पढ़ा, 11th नवंबर में पढ़ी, फिर उसमें पढ़ी, और साथ साथ बोर्ड्स। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, हाँ तो अपने कॉन्सेप्ट ठीक थे, पर बोर्ड्स में था कि रिटर्न लिखना है मेन बात। अब रिटर्न की तो बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि रिटर्न आते ही नहीं था। मेन अपन तैयारी कर रहे थे ऑब्जेक्टिव के हिसाब की। तो फिर स्कूल में गए, स्कूल के टीचर्स अलग गुस्सा होते थे कि तुम स्कूल नहीं आते। फिर जनवरी में तो, दिसंबर जनवरी में तो मैं डेली स्कूल गई, क्योंकि प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल्स आते हैं और प्रैक्टिकल्स होते हैं। ना मुझे वाइवा की तैयारी, ना मुझे लैब में ये सब नहीं पता था कि इंस्ट्रूमेंट के नेम तक क्या है। फिर टीचर से थोड़ा कांटेक्ट किया कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा बता दीजिए, उनसे बहुत वो किया, क्योंकि जो 11th था मेरा, 11th का अगर तुम स्कूल का अगर परसेंटेज पूछोगे तो बहुत बेकार था। मेरे आए थे 76% 11th में मिसिल में ही, क्योंकि क्या था कि ना मैंने प्रैक्टिकल्स दिए थे, ना मैंने वाइवा दिया था, ना मैंने फाइल्स दी थी। और टीचर ने सब उनके 30 मार्क्स का होता है, सब में 0 0 0। और रिटर्न भी इतना अच्छा नहीं था 11th में, तो सोचा था कि ठीक है जो है कि बोर्ड्स नहीं है तो अपन ऐसे कर लेंगे। उसमें 76% थे मेरे रिटर्न। फिर टीचर से बात की 12th में कि सर थोड़ा सा बता दीजिए हमें कैसे करना है, क्योंकि एक्सटर्नल्स आएंगे, वो कहेंगे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आते ही नहीं है कैसे करेंगे। फिर सर ने थोड़ी सी हेल्प करी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी। तो थोड़ा जाके बोर्ड्स में कि इतना कर लिया था कि जो 30 आउट ऑफ 30 हैं वो अपन को मिल जाएँ। फिर वाइवा भी ऐसी 12th में मेरे 17 जनवरी से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो गए थे, एक्सटर्नल्स आने शुरू हो गए थे। फिर वो दिया, वो सब अच्छा गया। फिर अब रिटर्न की तैयारी, उसके साथ साथ यहाँ आकाश में हमारे डेली टेस्ट हो रहे थे, मतलब हर वीक टेस्ट होता था हमारा।
वो टेस्ट हमें करना था, रिटर्न की तैयारी करनी थी, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें थी। तो फिर एक साइड वो संभाला, फिर एक साइड ये संभाला। तो कभी ऐसा होता था कि बोर्ड्स ख़राब हो गया, या कभी बोर्ड्स का काम नहीं हो पाया, या कभी टेस्ट ख़राब हो गया। आकाश का टेस्ट ऐसे बहुत ख़राब होता था, तो वहाँ के टीचर्स अलग डांट पड़ती थी कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर 12th के बोर्ड्स करे, बोर्ड्स में भी मैंने तो ऐसे पढ़ा था कि याद नहीं किया था मैंने कुछ भी। मेन तो मैंने मेरे जो सर के नोट्स थे उनसे ही मैंने डेरिवेशन तो मैंने यूट्यूब से करी थी सारी की सारी, उन्हें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। और फिजिक्स में फिर थ्योरी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी को मैं पूरा इंग्लिश में लिख के आई थी। और मेरा इंग्लिश का पेपर सबसे बुरा गया था, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं था। बट ठीक है, वो आ गए थे नंबर उसमें, फिर भी इतने ध्यान से चेक नहीं करते, क्योंकि वो फिजिकल में तो कम ही आए थे मेरे। फिजिकल में आए थे मेरे 86 आए थे, 100 में से 86, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में कटे थे। उसके अलावा बाकी में अच्छे थे मेरे, सबसे ज़्यादा आए थे उसमें बायोलॉजी में 98 आए थे 100 में से रिटर्न में, तो वो भी ठीक थे। फिजिक्स बोर्ड तो एक साइड हो गए। अब यहाँ जहाँ बोर्ड्स खत्म हुए वहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू हो गई आकाश में। अब वो टेस्ट सीरीज शुरू में तो ठीक, फिर लास्ट में जब फुल सिलेबस हुए तो स्कोर इतना गिरा कि फिर ब्रेकडाउन हुआ कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर इन सब में सबसे मेन होती है टीचर की एडवाइस। अपने टीचर से जो भी है सब मन से बोल दो कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे को ऐसी दिक्कत आ रही है, यहाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है, आप मुझे गाइड कर दो, मुझे हेल्प कर दो। सबसे मेन टीचर मेरे पढ़ाई में, सबसे मेन टीचर का ही रोल है। मेरे 4 टीचर थे, एक केमिस्ट्री के, एक जूलॉजी के, एक बॉटनी, एक फिजिक्स। चारों ने इतनी हेल्प करी है मेरी कि उनके बिना अगर मैं यहाँ नहीं खड़ी हो पाती, मेरा इतना स्कोर नहीं आ पाता अगर वो नहीं होते। मेरे केमिस्ट्री वाले सर थे, मतलब हमें उनसे इतनी थी कि हम डेली उनसे हमारी पढ़ाई हो गई, फिर हम कोचिंग से जैसे 7 बजे हमारी क्लास खत्म हुई 7:15 पे, तो 15 मिनट हम उनसे बात करके जाते थे। हम उन्हें टास्क बताते के जाते थे कि वो हमें हेल्प करते थे कि तुम आज ये वाला चैप्टर करो, अब टेस्ट आ रहा है तो इसका ये कर लो। तो उनने मुझे डेली, फिर वो मुझसे कॉल करके पूछते थे कि तूने ये काम किया कि नहीं किया। तो मैं कहती थी हाँ सर ये नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो फिर उसमें हमें पनिशमेंट भी थोड़ी मिल जाती थी, थोड़ी डांट भी पड़ जाती थी। ऐसे थोड़ा करके निकल गई कि मतलब हाँ। और मेन अब आता है नीट वाला दिन। नीट के 2 दिन पहले तक हमारे जैसे 5 तारीख को नीट था, तो 3 को हुआ था एक प्री नीट करके, प्री नीट टेस्ट हुआ था, एक स्कूल में ही हुआ था। उसमें तो स्कोर हमारा ठीक आया था कि यहाँ लग रहा था कि यहाँ नीट में आ जाएगा 650 प्लस आराम से आ जाएगा, स्कोर कर लेंगे। पर जो नीट का पेपर देख के जो हालत ख़राब हुई है हमारी, क्योंकि एकदम से थोड़ा सा वैसा हो गया पेपर, लास्ट ईयर के हिसाब से एकदम से लेवल बढ़ गया था नीट के पेपर का इस बार। जो लगा कि और एक ऊपर से इन्विजिलेटर, मेरी जैसे ये बेंच थी फर्स्ट बेंच, और इसी बेंच पे सारे इन्विजिलेटर पूरा काम कर रहे थे पूरे टाइम। 2 इन्विजिलेटर थे, आपस में उनने पूरे टाइम बातें करी हैं मेरे टेबल पे बैठ के। उनने मेरी OMR 5 या 6 बार तो मेरी उनने OMR ली होगी, चेक ऐसा कर लो वैसा कर लो। मतलब जैसे 3 घंटे मिले, उसमें से मेरे पास मैंने सिर्फ ऐसे ढंग से 1.5 घंटे पेपर किया होगा, 1.5 घंटा मेरा इन्विजिलेटर ने ख़राब किया। फिर मैंने शुरू किया पेपर फिजिक्स से, मैं ऐसी करती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी। फिजिक्स से शुरू किया, देखा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ख़राब। मैंने फिर खोला केमिस्ट्री में भी स्टार्टिंग के 1 और 2 हुए, फिर तीसरा चौथा 5वां ऐसे हुए नहीं, उसमें मूड ख़राब था। मैंने केमिस्ट्री लास्ट से शुरू करी, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन थे कि उधर हुए, फिर नहीं होने लगे तो मैंने बंद कर दी। फिर मैं आई बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी के भी थोड़े से तो हुए लाइन से, फिर आने नहीं लगे, फिर कन्फ्यूज़न होने लगा कि ये भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं आ रहा। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मैं नीट का पेपर दे रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता। फिर जो हुआ, फिर जैसे जैसे थोड़ा पेपर किया, मैं करके आई थी अटैम्प्ट 588 मार्क्स का मैं अटैम्प्ट करके आई थी। और फिर जब दूसरे दिन आकाश में जाके मैंने टेस्ट अपने पेपर चेक किया, फिर देखा कि उसमें आ रहे थे मेरे 533, पर जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो मेरे आए हैं 518। क्योंकि उस टाइम पे मैंने मम्मी से बहुत कहा था कि मुझे ड्रॉप दिला दो। फिर बहुत टीचर से भी बात करी, उन्होंने कहा नहीं ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या करोगे ड्रॉप लेके। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस दिन जिस दिन मेरा नीट का पेपर हुआ, उनने मेरी OMR ली, मैं उसी टाइम इतना रोई थी ना, मतलब हॉल में बैठ के, फिर घर पे आके फिर मतलब टीचर से बात हुई, पेरेंट्स से बात हुई। उनने बताया कि ऐसे रोने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अपन दोबारा से दे लेंगे। फिर जैसे तैसे रिज़ल्ट का दिन आया कि हाँ लगा कि थोड़े बहुत तो आ जाएगी रैंक, कि अपना गवर्नमेंट में हो जाएगा। उसके बाद भी रिज़ल्ट आया तो मेरी रैंक आई 33935। उसके हिसाब से देखा कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है। मैंने मम्मी से भी बोली कि ड्रॉप दिला दो। इस बार में शिवांग सर से भी बात हुई थी कि सर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप देख लीजिए, फिर अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
उसके अलावा फिर टीचर से बात की, पेरेंट्स से और डॉक्टर से भी एक दो से बात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, अगर दतिया का भी मिल रहा है तो भी ले लो, पर यह है कि अभी मुझे सागर मिल गया, अगर आगे मैं अपग्रेड करूँगी तो शायद ग्वालियर का भी मिल जाए। मेन तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सबसे ज़्यादा चीज़ कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटने पे ध्यान ही मत दो, बिल्कुल रटने पे ध्यान मत दो कि अपन को ये चीज़ रटनी नहीं आ रही तो 10 बार टीचर से पूछो अपने कि क्या है नहीं आ रहा, कि सर मुझे समझाओ। अभी रटने पे तो बिल्कुल ध्यान मत दो। जैसे 9th के कॉन्सेप्ट अपने अगर 9th वाले बिल्कुल क्लियर करके चलो, 10th का बिल्कुल क्लियर करके चलो, क्योंकि आगे 11th 12th पे अगर तुम मैथ्स या साइंस लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे मेरी सिस्टर है नीति, रियल सिस्टर है, इस तक को मैं इतना समझाती हूँ कि अपने तू कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख। पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब हो जाएगा, क्योंकि अगर रट लोगे तो तुम अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते नीट के में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि एक में पूछ लिया कि अगर स्पीड निकालो, तो दूसरे में पूछेंगे कि इस तरीके से पहले ऐसे करो, डिस्टेंस निकालो। बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन करेंगे तुम्हें। तो मेन है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना रखो, और यही कि टीचर्स से बना के रखो अपनी, टीचर्स का गाइडेंस, टीचर्स की हर एक बात सुनो कि सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं ऐसा करो तो मतलब कर लो। ऐसा ये मत सोचो, डाउट मत करो कि सर ने ऐसा बोला कि अपन को करना है नहीं करना है। बाकी और मेरा तो यही सब था, और आप लोग को कुछ पूछना हो तो किसी को। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है नीट में? काउंसलिंग का तो अभी जैसे राउंड 1 आया तो उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग थी, तो मैंने चॉइस फिलिंग में 7 कॉलेज भरे थे। चॉइस फिलिंग का मतलब किस बेसिस पे करते हैं? कॉलेज कैसे डिसाइड करते हैं इसको चॉइस फिलिंग में डालना है? मेरे सर ने मुझे ऐसा बताया था कि तुम स्टार्टिंग के 5 या 6 कॉलेज है ना टॉप डालो, टॉप कॉलेजेस भरो, फिर उसके बाद तुम ऐसे भरो कि जो तुम्हें मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि कोई से भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं भरी थी क्योंकि मेरी रैंक, हाँ मैंने एमपी से लिया है, क्योंकि मेरी रैंक पे ऑल इंडिया से या तो बीडीएस मिलता या फिर डीम्ड मिलती यूनिवर्सिटी। तो मैंने एमपी ली थी, तो एमपी में सबसे पहले मैंने भरा था इंदौर, फिर भोपाल भरा था, फिर ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा और शिवपुरी। तो मुझे सागर मिला है अभी। और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद वही है, रिपोर्टिंग जाओ, रिपोर्टिंग वहाँ पे अब राउंड 2 में भरूंगी मैं अपग्रेडेशन। इसी राउंड 3 तक चलता है। हाँ, वो स्ट्रे राउंड उनके लिए होता है जिसको कॉलेज नहीं अलाउड होगा, जिनको कॉलेज बिल्कुल ही अलाउड नहीं हुआ। उसमें ऐसा होता है कि सीट कन्वर्जन रहता है, जैसे एससी की कुछ सीट बच गई, कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो जनरल में या किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसा रहता है। वो स्टार्ट और 3rd राउंड मॉपअप होता है। और कुछ बताओ। अगर किसी का नीट में नहीं होता तो फिर वो सीयूईटी के थ्रू कौन से कॉलेज को टारगेट करता है? सीयूईटी के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे सीयूईटी से, या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी से अगर वो टारगेट करता है, जैसे टीयू वगैरह अगर टारगेट। मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था, मैंने सीयूईटी दिया भी नहीं था, क्योंकि मेरा इसमें ही था कि नीट में ही करना है जो करना है, और क्योंकि प्राइवेट लेना नहीं था, गवर्नमेंट ही लेना था। डीम्ड यूनिवर्सिटी में है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, एक तो TMU है मुरादाबाद की, और फिर यहाँ ग्वालियर इसकी है, एमपी की भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और कुछ किसी को लेना है बायो इसमें से? कोई लेगा आगे? कोई भी नहीं लेगा बायो? किसी का मन नहीं है डॉक्टर बनने का? इतने अच्छे परसेंट आ रहे हैं तुम्हारे कोर्स में, सब आता है तुम? डॉक्टर बनने का सच में किसी का मन नहीं है यहाँ पे? 10th वालों को कोर्स देने हैं कि नहीं देने? हाँ, 10th वालों मेन बोर्ड्स, अपने बोर्ड्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा 10th के में तो। और अब तो शायद पैटर्न भी चेंज हो गया है, 2 बार पेपर होगा 10 बोर्ड्स का इस साल। लास्ट ईयर ही आया था, पर उस टाइम जब हम थे तभी आ गया था ये नोटिस, पर अब जाके अप्लाई हुआ है वो। रोक दीजिए हमारे